अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना बायो का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को एमडी कैट के कोर्स के अकॉर्डिंग देखें, बेटा ये चैप्टर कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से एक बहुत ही आसान और एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को आप बड़े हंसते खेलते गुजार देंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर के अंदर तीन सब टॉपिक्स हैं, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक है वैक्सीन का। तो अब हम वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड डिजीज के नाम और उनकी अप्लाइड वैक्सीन, बस दैट्स, और कुछ भी नहीं गिवन है। बट ज़ाहिर है हम वैक्सीन को थोड़ा सा प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैक्सीन से रिलेटेड जो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि वैक्सीन का वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो बेटा ये यूज़ किया था एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, कब यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया 1796 के अंदर। अच्छा, किस डिजीज के खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन की गई। तो डिजीज की कौन सी है वो है स्मॉल पॉक्स। इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए वैक्सीन दी। अच्छा, किससे दी, फ्रॉम काओ पॉक्स वायरस। ठीक है, इन्होंने क्या करा, काओपॉक्स वायरस को सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वायरस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी ऐसे लोग जो कि स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, बीमार थे, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने काओपॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया। अब इसकी डिटेलिंग तो बहुत ज़्यादा है, बट हमारा काम इस वक्त ये है नहीं, इसलिए मैं इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा। बट एक बात मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि करंट प्रैक्टिसेस के अंदर जो वैक्सीन आपके पास स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन, ये उस वैक्सीन का नाम है जो किसके लिए दी जाती है, काउपॉक्स के लिए भी और स्मॉल पॉक्स के लिए भी। ये वायरस हैं, दोनों वायरस हैं। ठीक है, इनसे होने वाली बीमारी को हम काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स डिजीज कहते हैं। खैर बहरहाल, अच्छा बेटा चौथी बात हमें जो याद करनी है वो ये है कि बॉडी में वैक्सीन लगाना वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ठीक, बॉडी में वैक्सीन लगाना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। अच्छा, अब जब हम बॉडी में वैक्सीन लगाते हैं, जब आप बॉडी में वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाने की वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, यानी हमारा कुव्वत मदाफियत जो जरासीम से लड़ता है। तो वैक्सीन लगाने की वजह से क्योंकि हमारा कुव्वत मदाफियत अच्छा हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है बेटा, अच्छा हो जाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, बट इम्यूनाइजेशन का वर्ड जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो किसने किया था, लुईस पॉस्चर ने। किसने किया था भाई, लुईस पॉस्चर ने किया था। बट सिर्फ वैक्सीन लगाने को हम इम्यूनाइजेशन नहीं कहते। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, और वैक्सीनेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी। बॉडी में वैक्सीन देना वैक्सीनेशन कहलाता है, बट जिस्म का कुव्वत मदाफियत को अच्छा करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो इम्यूनाइजेशन कई मेथड से हो सकता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कई मेथड से हो सकता है। इम्यूनाइजेशन कैन बी डन बाय, तो इम्यूनाइजेशन कई मेथड से हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला तो वैक्सीनेशन, क्योंकि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी का कुव्वत मदाफियत अच्छा हो जाता है, जिससे वो जरासीम से लड़ सके। दूसरी बात, एक माँ अपने बच्चे में एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती है, तो इसे हम लिख देते हैं ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। बेटा एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो जरासीमों से लड़ती हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड।
तो माँ से बच्चे में एंटीबॉडीज आना, इससे भी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो ये भी इम्यूनाइजेशन है। इसी तरह से थ्रू इन्फेक्शन, होता क्या है जब हम एक दफा बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें दोबारा वो बीमारी अक्सर करके नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा खसरा, खसरा एक बीमारी है। खसरा अगर एक दफा आपको हो जाती है तो फिर दोबारा वो खसरा आपको नहीं होती। इसका मतलब खसरा अगर एक दफा हो जाएगी, यानी खसरे का जो इन्फेक्शन है जब वो एक दफा आपको हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। खसरे में दाने निकल जाते हैं बॉडी में ना, तो जब वो खसरा एक दफा हो जाती है वो आपको दोबारा नहीं होती। इसका मतलब खसरा अगर पहली दफा हो रही है उससे भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, यानी इन्फेक्शन भी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है अगली दफा के लिए। तो इन्फेक्शन का होना भी इम्यूनाइजेशन है। तो आप ये मत समझिएगा कि वैक्सीनेशन को ही इम्यूनाइजेशन कहते हैं, नहीं। वैक्सीनेशन का मतलब है बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना, और इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून सिस्टम को अच्छा करना। अब इम्यून सिस्टम वैक्सीन से भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। माँ से अगर एंटीबॉडीज बच्चे में आ रही है या तो दूध के जरिए, मिल्क के जरिए, या फिर एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, ठीक है। एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जब आएगी जब आप अपनी माँ के अंदर होंगे, ठीक है। और जब आप दुनिया में आ जाएंगे तो फिर वो मिल्क के जरिए जाएगी। और इस तरह से अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन आपको एक दफा होता है नॉर्मली, वो दूसरी दफा नहीं होता, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो चुका होता है, ठीक है। तो ये भी इम्यूनाइजेशन है। अच्छा, अगर हम वैक्सीन को डिफाइन करें तो बेटा वैक्सीन क्या हो सकती हैं? तो वैक्सीन आर सिंपली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, या आप इसे कह लें बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं दैट प्रोवाइड, जो कि हमें देती हैं इम्यूनिटी, जो कि हमें क्या देती हैं भाई? इम्यूनिटी देती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। अच्छा, आप कई देर से वैक्सीन्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि वैक्सीन आपको ठीक कैसे करती है ना? हाँ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन देंगे तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाएंगे, बट किस तरह से वैक्सीन काम किस तरह करती है? देखें, वैक्सीन के काम करने को समझिएगा जरा, थोड़ा सा जरा इम्यून सिस्टम को देखते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारा कुव्वत मदाफियत। इम्यून सिस्टम के पास बी सेल्स होते हैं, बी नाम के एक सेल्स होते हैं, बी सेल्स। और बी सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, बट उसमें से भी हम बात करें प्लाज्मा सेल्स की। तो प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं इनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज दर हकीकत ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फाइट करती हैं किससे? जर्म से, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। यहां तक बात हो गई। अब एंटीबॉडीज बनने में हमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और कभी कभी इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है, जब कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन एंटीबॉडीज बनने में कितनी देर लगती है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, डिपेंड करता है जरासीम किस नौयत का है। बट जब तक एंटीबॉडीज बनती हैं 3, 5, 7 दिन में, वो जरासीम तो हमें बीमार कर चुका होता है। तो वो एंटीबॉडीज उस वक्त किसी काम में नहीं आती। लेकिन जब वही ऑर्गेनिज्म अगली दफा हमारी बॉडी में आता है तो हमें एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो पहले ही एंटीबॉडीज बना चुके हैं। तभी तो खसरा का जरासीम जब पहली दफा आपकी बॉडी में आता है तो आपके पास एंटीबॉडीज थोड़ी होती हैं। तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन इतनी देर में आपको खसरा हो चुकी होती है। इसी तरह से अगर एक दफा एंटीबॉडीज बन गई और खसरे का जरासीम जब दोबारा आपकी बॉडी में आएगा तो अब वो आपको बीमार थोड़ी कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी हैं पहली दफा जब खसरा आया था। तो अब खसरे का जो जरासीम है वो दो तरह का होता है, और दो नौयत की खसरा होती है। एक को हम कहते हैं छोटी खसरा और एक को हम कहते हैं बड़ी खसरा। शायद आपने अपने घरों में सुना होगा। तो दो दफा आपको खसरा होती है, एक दफा छोटी खसरा होती है, एक दफा बड़ी खसरा होती है। दोनों का जरासीम जब एक एक दफा आपकी बॉडी में आ जाता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार, जो नजला है
नजला तो हमें बार बार हो जाता है। आपको पता है खसरा के जरासीम तो दो तरह के होते हैं, बट नजला के जरासीम पता है आपको 200 से ज्यादा तरह के हैं। 200 से ज्यादा तरह के नजले का जरासीम 200 से ज्यादा तरह का है। तो जब आपकी बॉडी में सबके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी तब आपको नजला भी नहीं होगा। तो यानी कम से कम 200 दफा तो नजला होना ही होना है ना आपको, क्योंकि हर दफा एक ही जैसे नजले का जरासीम थोड़ी आएगा। नजले का जरासीम 200 से ऊपर तरह का होता है, तो कितनी एंटीबॉडीज बनाओगे। और नजले का जरासीम इतना खतरनाक होता नहीं है, 5-7 दिन में आपका नजला ऑटोमेटिक खुद ही ठीक हो जाता है। बहरहाल हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैक्सीन में आपको बता रहा था, वैक्सीन में होता क्या है। असल में वैक्सीन के अंदर हम जरासीम ही देते हैं। हम वैक्सीन किससे बनाते हैं, जरासीम से ही बनाते हैं। अच्छा, जरासीम से बनाते हैं, तो फिर क्या वो जरासीम हमें नुकसान नहीं पहुंचाता? बिल्कुल नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि उस जरासीम को या तो हम किल कर देते हैं और या फिर हम उसे वीक कर देते हैं, तो इससे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? वैक्सीन जरासीम से ही तैयार की जाती है, बट या तो हम जरासीम को मार देते हैं या फिर हम जरासीम को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। अब क्या हुआ, मान लें कि मैं पोलियो का वायरस लूं पोलियो से बचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम पोलियो के वायरस को या तो मार के और या फिर पोलियो के वायरस को वीक करके बॉडी में दे देंगे। इससे क्या होगा, मेरी बॉडी देखेगी जरासीम आया है, मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी को ये नहीं पता होता वो जरासीम मरा हुआ है या जिंदा है। मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। जब मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी तो अब क्या हुआ, एंटीबॉडीज को तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी में कुछ करेगा ही नहीं। तो बस एंटीबॉडीज बनने के बाद सेफ हो जाएंगी। अब कभी हकीकत में अब कभी हकीकत में जब असल में पोलियो का वायरस आएगा तो हम बोलेंगे आ जा बेटा, हमारे पास तो घड़ों एंटीबॉडीज है। हमारे पास क्या है, घड़ों एंटीबॉडीज है। तो भाई वैक्सीनेशन क्या करती है, वैक्सीनेशन अपने साथ एक मरा हुआ या कमजोर जरासीम लेके आती है। तो क्योंकि वो मरा हुआ होता है या कमजोर होता है तो वो हमें बीमार नहीं कर सकता। तो हमारा कुव्वत मदाफियत उसके लिए एंटीबॉडीज बना देता है, बट वो एंटीबॉडीज तो इस्तेमाल ही नहीं होती। और अगली दफा जब असल में रियल में जब असल जरासीम आ जाता है, ताकतवर जरासीम, हमें एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बोलते हैं आ जाओ, और हम अपनी सारी पहले की बनाई हुई एंटीबॉडीज जो हमने वैक्सीन के जरिए बनाई है वो हम एक साथ उनसे अटैक कर देते हैं, और हम इस तरह से उस जरासीम से बच जाते हैं। तो वैक्सीन दर हकीकत ऐसे काम करती है, मैंने आपको सरसरी तौर पे बता दिया। देखिए वैक्सीन क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है। आपके सिलेबस में ये बातें मेंशन नहीं है, बस आपके सिलेबस में ये है कि कौन सी डिजीज है और उसके लिए कौन सी वैक्सीन है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बताई, या तो हम जरासीम को मार देते हैं या फिर हम जरासीम को कमजोर कर देते हैं। अब याद रखिएगा बेटा, अगर आप जरासीम को मार दें तो ऐसी वैक्सीन को हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या कहते हो भाई, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन जिसमें मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ वायरस या मरी हुई कोई भी चीज हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और अगर आपने उसे वीक कर दिया, अभी वो मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम उसे कहते हैं लाइव, क्योंकि जिंदा है ना भाई, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्या कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। समझे? हाँ, तो ये दो टाइप्स तो आपको पता लग गई वैक्सीन की। अच्छा, इसके अलावा हम कभी कभार क्या करते हैं, पूरा वायरस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, वायरस का कोई टुकड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। हम वायरस का क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई टुकड़ा। उसे हम कहते हैं कॉन्जुकेट या फिर सब यूनिट वैक्सीन। आपको वैक्सीन की कितनी टाइप्स पता लग गई बेटा, दो पता लग गई। कौन कौन सी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है, जिसमें हम मरा हुआ क्या इस्तेमाल करते हैं, जरासीम। अच्छा, इसके अलावा एक है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, जिसमें हम जरासीम को कमजोर करके जिस्म में लेके आते हैं। फिर कौन सी है, कॉन्जुकेटेड या सब यूनिट वैक्सीन। कॉन्जुकेटेड या सब यूनिट वैक्सीन में हम कंप्लीट जर्म यूज नहीं करते, बल्कि
उस जरासीम का कोई ना कोई हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, पार्ट ऑफ जर्म, और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 3 टाइप की वैक्सीन। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से चौथे टाइप की वैक्सीन पे। चौथे टाइप की वैक्सीन है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। क्या नाम है उसका? मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। अच्छा, बहुत आसान करके समझ लें कि बेटा जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, असल में मैसेंजर आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। तो मैसेंजर आरएनए क्या बनाती है? हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हार्मलेस जर्म प्रोटीन। हम क्या करते हैं, हम बॉडी में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन देते हैं। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या करती है, जाके बॉडी के अंदर वायरस की या बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाती है, लेकिन ऐसी प्रोटीन जो नुकसान ना पहुंचाए। अब क्योंकि ये वायरस या बैक्टीरिया की प्रोटीन है, तो उसको देखते हुए हमारा खुद मुदाफित एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये 4 तरह की वैक्सीन है जो हमें याद रखनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं एग्जाम्पल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो बेटा लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन की जो एग्जाम्पल है वो है MMR। MMR एक वैक्सीन है जो कि इस्तेमाल की जाती है 3 बीमारियों के खिलाफ, जिसे हम कहते हैं मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। क्या कहते हैं? मीजल्स, मम्स और रुबेला। अच्छा, रुबेला के लिए एक बात और याद रख लें बेटा, रुबेला को हम प्यार से जर्मन, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्यार से जर्मन मीजल्स। असल में ये जो है ना, ये दानों वाली बीमारियां हैं, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। तो एमएमआर जो है, एमएमआर जो है वो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब मैं आपको एमएमआर के बारे में एक और बात बताता हूँ। बेटा एमएमआर जो है, एमएमआर की जो पहली डोज है, याद रखिएगा, इसकी जो पहली डोज है वो 9वें महीने में लगती है। कब लगती है? 9th मंथ में। दुनिया में आने के बाद 9th मंथ में। अगर 9th मंथ में नहीं लग रही तो फिर 12वें महीने में लगेगी। ठीक है। और दूसरी डोज कब लगती है इसकी? इसकी दूसरी डोज लगती है जब आप 15 महीने के हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो गई है, मैं इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है। हाँ, तो एमएमआर के बारे में आपने क्या याद रखना है? एमएमआर के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एमएमआर पहली बात लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? मीजल्स के लिए होती है, मम्स के लिए होती है, और रुबेला के लिए होती है। रुबेला को प्यार से क्या कहते हैं? जर्मन मीजल्स कहते हैं। ठीक है, दानों से रिलेटेड बीमारी है। अच्छा, इसके टोटल कितने शॉट्स लगते हैं बेटा? बॉडी में 2 शॉट्स लगते हैं। इसका मतलब जब आप छोटे थे तो आपको 2 दफा एमएमआर वैक्सीन लगी है। पहली दफा वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन कब लगती है भाई? पहली दफा लगती है फर्स्ट शॉट 9th मंथ में। जब अब 9वें महीने में होते हैं तब लगती है, या तो 9वें महीने में लगा देते हैं या फिर 12 महीने में लगा देते हैं। ठीक है। और सेकंड शॉट कब लगाते हैं, ये मैं आपको एक वजह से बता रहा हूँ, और अभी आपको वो वजह समझ आ जाएगी। 15th मंथ में। ठीक है, 3 महीने के गैप से लगता है। अब एमएमआर जो मीजल्स, मम्स एंड रुबेला है, क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने के बच्चे को एमएमआर हो जाए? भाई 1 महीने के बच्चे को एमएमआर नहीं हो सकता क्या? मीजल्स, ना मीजल्स हो रहा है, ना मम्स हो रहा है, ना रुबेला हो रहा है, क्यों? 1 महीने का बच्चा तो ज्यादा कमजोर होना चाहिए। भाई उसमें एंटीबॉडीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि माँ के जरिए बच्चे में एमएमआर आ जाती है। माँ के जरिए, माँ के जरिए बच्चे में भाई एमएमआर आ जाती है।
और ये MMR मीजल्स मम्स एंड रुबेला वैक्सीन आ जाती है एंटीबॉडीज के जरिए जरिए ना। तो ये जो वैक्सीन आती है, कितने महीने तक प्रोटेक्शन देती है? 9 महीने तक प्रोटेक्शन देती है भाई। तो इसलिए शुरू के 9 महीने तक, ये वो 9 महीने दुनिया में आने के बाद काउंट हो रहे हैं। तो दुनिया में आने के बाद जब बच्चा 9 महीने तक है, तो उसे मीजल्स मम्स एंड रुबेला की वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ की एंटीबॉडीज चला रहा है। लेकिन 9 महीने बाद वो माँ की एंटीबॉडीज खर्च हो जाती हैं, तकरीबन खत्म हो चुकी होती हैं, लड़ते 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 लड़ते। तो फिर क्या होता है कि हमें वैक्सीन लगानी पड़ती है MMR की, 2 शॉट की फॉर्म में, एक शॉर्ट 1 और एक शॉर्ट 2। अच्छा, एक तो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ ली। अब हम दूसरी एग्जाम्पल किसकी पढ़ेंगे बेटा? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की जो एग्जाम्पल है वो है पोलियो। कौन सी है? पोलियो वैक्सीन। चलें, अब क्योंकि पोलियो का नाम आया तो बेटा पोलियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोलियो वैक्सीन। तो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है कि बेटा पोलियो वैक्सीन 2 फॉर्म्स में आती है, IPV एंड OPV। अब IPV क्या है और OPV क्या है? IPV का मतलब है इनएक्टिवेटेड, IPV का मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इसमें जो है जरासीम जो है वो मरा हुआ डालते हैं हम पोलियो का, ठीक है, और ये लगती है बाय इंजेक्शन, और ये लाइफ एटेन्यूएटेड भी होती है। OPV, OPV की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके आपको कतरे पिलाए पिलाए जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम मुंह से पीते हैं कतरे। तो पोलियो की वैक्सीन दोनों है, IPV भी है, OPV भी है, यानी इनएक्टिवेटेड भी होती है और लाइफ एटेन्यूएटेड भी होती है, दोनों है। अच्छा, पोलियो की वैक्सीन आप कब तक देते हैं पेशेंट को? 5 साल की उम्र तक, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है। कतरे तो आपको तकरीबन बार बार पिलाने पड़ते हैं, हर 3 महीने बाद। बट जो पोलियो के इंजेक्शन होते हैं वो साल में एक दफा बहुत होते हैं। खैर बारह। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें अपनी एक और टाइप की, जैसे हमने पढ़ा था नंबर 3 पे कॉन्जुकेटेड। तो अगर हम कॉन्जुकेटेड की एग्जाम्पल देखें, तो बेटा कॉन्जुकेटेड की जो एग्जाम्पल है वो है हेपेटाइटिस बी। कौन सी है? हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड आपने क्या बातें याद रखनी है? हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड आप जो बातें याद रखेंगे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो हेपेटाइटिस कई सारी तरह का होता है, बट अगर हम हेपेटाइटिस कॉमन की बात करें तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन होती है वो बनती है इनएक्टिवेटेड वायरस से। किससे बनती है बेटा? इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो किससे बनाती है? RDNA टेक्नोलॉजी से। किससे? RDNA टेक्नोलॉजी से। और हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन है बेटा, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। तो सवाल को देख लीजिएगा, अगर वो पूछेगा भाई हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन है वो कौन सी है, तो आप RDNA पे लगा देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में तो RDNA लिखा है। तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में लिखा है हेपेटाइटिस बी RDNA से, हेपेटाइटिस सी RDNA नहीं। हेपेटाइटिस सी की तो वैक्सीन ही नहीं है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई जाती है। अब मैं जरा आपको RDNA टेक्नोलॉजी थोड़ी सी समझा दूं। देखिए RDNA एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको सरसरी तौर पर RDNA को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए RDNA का मतलब होता है रिकम्बिनेंट DNA। देखिए रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, और कॉम्बिनेंट का मतलब कंबाइन करना, जोड़ना। इसका मतलब DNA को दोबारा से जोड़ दो, तो तोड़ोगे तो जोड़ोगे ना। हाँ, इसका मतलब RDNA का मतलब ये होता है दो अलग अलग सोर्सेस से DNA लेके उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। क्या? दो अलग अलग सोर्सेस से DNA लेके जोड़ दीजिए। कंबाइन DNA ऑफ टू डिफरेंट
सोर्सेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हेपेटाइटिस बी का डीएनए लेते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं यीस्ट डीएनए के साथ, और जब हम इन दोनों डीएनए को जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है आरडीएनए। अच्छा, अभी जो यीस्ट है, यीस्ट क्या है, खमीर को कहते हैं। किसको कहते हैं, खमीर को कहते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए हम बॉडी में वैक्सीन बना रहे होते हैं, बॉडी के लिए वैक्सीन बना रहे होते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपकी रह गई, वो भी हम जल्दी से कोट कर देते हैं। कौन सी, मैसेंजर आरएनए वाली। चलें, मैसेंजर आरएनए की जो एग्जाम्पल है वो है कोविड 19। जो आपने याद रखनी है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है वो है कोविड 19 वैक्सीन। कोविड मतलब कोरोना, ठीक है। अब इससे आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है उसको देख लेते हैं जरा जल्दी से। कोविड 19 वैक्सीन। तो बेटा कोविड 19 वैक्सीन में आपको इतनी बात तो पता लग गई है कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, सही है। और क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, हार्मलेस प्रोटीन बनाता है। हम मैसेंजर आरएनए को यूज़ करते हैं और वो मैसेंजर आरएनए बॉडी में जाके स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है। स्पाइक प्रोटीन्स कार्टोनोमा प्रोटीन होती है। अगर आपने देखा हो कभी कोरोना का वायरस, अगर आपने कभी किसी तस्वीर में देखा हो तो एक बॉल सा होता है और उस बॉल के ऊपर ऐसे ऐसे कांटे बने हुए होते हैं। देखा है कभी आपने, ये कुछ ऐसा वायरस होता है, इसके ऊपर इस तरह के कांटे बने हुए होते हैं। तो इन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। तो इन्हें स्पाइक्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा, उन्हें कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। तो हम क्या करते हैं, हम मैसेंजर आरएनए देते हैं बॉडी में, वो मैसेंजर आरएनए बॉडी में जाके स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है और फिर इस स्पाइक प्रोटीन के लिहाज से हमारा कुव्वत मदाफियत एंटीबॉडीज बनाता है। अब हमने याद ये रखना है कि कौन कौन सी वैक्सीन हम कोविड के लिए दे सकते हैं। तो जस्ट नाम है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग वैक्सीन बना रही हैं, एक एक करके आपको सारे नाम पता होने चाहिए। एक है फाइजर, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है, पी नहीं पढ़ते। एक है साइनोफार्म, एक है साइनोवैक, एक है एस्ट्राजेनिका। असल में ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, देखिए इसके अलावा हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अगर शायद आप का मेडिकल स्टोर से एक्सपोजर रहा हो तो शायद ये नाम आपको वैसे भी पता हो। इसके अलावा जो है वो बायोनटेक है, जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जिसने बनाई थी, जॉनसन जॉनसन, और काफी पहले आ गई थी जॉनसन एंड जॉनसन की। एक और है जिसे हम कहते हैं मॉडर्ना। तो भाई ये सारे वो वैक्सीन हैं जो कि कोरोना के लिए अवेलेबल हैं, कोरोना के लिए अवेलेबल हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा बेटा, ये तो हमने वैक्सीन की 4 टाइप्स के साथ एग्जाम्पल पढ़ ली, ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ ली। अब हमारे सिलेबस में 5 बीमारियों के नाम है। कितनी बीमारियों के नाम है बेटा, 5 डिजीजेस के नाम है। अब उन 5 डिजीजेस को जरा जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। अच्छा, सबसे पहली है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी को तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक और है जो है कोविड 19 वैक्सीन। कौन सी, कोविड 19 वैक्सीन। इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसकी कौन कौन सी वैक्सीन है। चलें, तीसरी तीसरी वैक्सीन और डिजीज जो हमें याद रखनी है वो है मलेरिया। और मलेरिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसकी जो वैक्सीन है वो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, यानी अभी तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई, बट ऑन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ सकता है कि इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस वैक्सीन का नाम है सिनेरिया वैक्सीन। अच्छा, सिनेरिया वैक्सीन
किस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर हो रही है? सिनेरिया वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है थ्रू वीकेंड, वीक करके, यानी वीकेंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी वैक्सीन है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, तो उसका आंसर होगा या तो मलेरिया वैक्सीन और या फिर सिनेरिया वैक्सीन, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको गिवन होगा। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा में आपने याद ये रखना है कि इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोई एक सिंगल वायरस के लिए नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का मसला ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के जो सीरोटाइप्स हैं, यानी टाइप्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, वो 200 से भी ज्यादा है, यानी 200 से भी ज्यादा जरासीम है इन्फ्लुएंजा के जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब इसकी वैक्सीन कोई सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसको हमें किसी सिंगल मेथड से नहीं बनाते, जैसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, मैसेंजर आरएनए, नहीं, ये बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से मिल के बनती है। तो हम इसे कहते हैं प्रिपेयर्ड बाय नॉट आरडीएनए, प्रिपेयर्ड बाय नॉट मैसेंजर आरएनए टेक्निक, बट सिंपल प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। तो किसी एक टेक्निक को यूज करके हम इसे नहीं बना रहे, बल्कि एक से ज्यादा टेक्निक्स को हम यूज करते हुए खैर हम इसको बना रहे हैं। चलें, अब आपने जो वैक्सीन याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, वो आपने रखनी है नंबर 5 पर, बिल्कुल लास्ट, दैट इज HPV, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर। और ये बीच में अभी बहुत कॉमन हो गया था, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन, हर जगह इसी की कंपेन्स, इसी के सेमिनार्स, इसी तरह की चीजें चल रही थी। अब आपने याद क्या रखना है भाई, इसकी वैक्सीन कैसे बनती है? तो सिंपल, इसकी जो वैक्सीन बनती है बेटा, वो बनती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी ऐसी ही बनती है, इसकी वैक्सीन भी ऐसी बनती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी में हमने क्या याद रखना था? हेपेटाइटिस बी में हमने याद रखा था कि हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए है वो हमने मिक्स कर दिया था किसके साथ? यीस्ट के डीएनए के साथ। बट आपने यहाँ क्या याद रखना है? हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो डीएनए है या जीन है, हम इसे मिक्स कर देंगे किसके साथ? डीएनए ऑफ इंसेक्ट सेल। वहां पर हम ये सेल ले रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इंसेक्ट के सेल को ले रहे हैं। अच्छा, कौन से इंसेक्ट भाई? इंसेक्ट तो बहुत सारे हैं, इंसेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। अब इस इंसेक्ट का नाम है मॉथ। तो क्या नाम है भाई? मॉथ। अब मॉथ क्या होता है? मॉथ समटाइम से कुछ जगह पे परवाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, और वरना मॉथ जो है वो एक बटरफ्लाई फैमिली का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बट ये बटरफ्लाई नहीं है, मॉथ और बटरफ्लाई में फर्क है, बट सिमिलर है एक दूसरे के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फर्क है, तो पहली बात तो ये है कि जो बटरफ्लाई होती है वो एक्टिव कब होती है? डे में, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। ये एक्टिव होता है नाइट, रात के वक्त। अच्छा, इसके जो पर होते हैं, ठीक है, वो कलर्ड होते हैं। नॉर्मली मॉथ के जो पर होते हैं वो डल होते हैं, विंग्स, विंग्स कह लें आप, तो कलरफुल विंग्स, और इन्हें हम कहते हैं डल विंग्स। तो बेटा मॉथ का जो लार्वा होता है, लार्वा का मतलब होता है बच्चा, हाँ, तो मॉथ का जो बच्चा होता है जिसका नाम क्या है? फॉल आर्मी वॉर्म।
इसका नाम क्या है? फॉल आर्मी वॉर्म। इसके सेल के अंदर, इसके डीएनए के अंदर हम एचपीवी का डीएनए मिक्स करते हैं और फिर हम उससे एक नया डीएनए बनाते हैं जिसे हम आरडीएनए कहते हैं, और फिर इस आरडीएनए की मदद से हम वैक्सीन बना रहे होते हैं। तो ये वो डिजीजेस और वायरसेस थे जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, जो हमारा टॉपिक है, उसका पहला सब टॉपिक कवर कर लिया, और उस टॉपिक का नाम क्या है? सम इंपॉर्टेंट वैक्सीन डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज डायग्नोसिस। टॉपिक दूसरा नहीं है, सब टॉपिक दूसरा है, यानी टॉपिक के अंदर टॉपिक है। पहला टॉपिक के अंदर क्या था? वैक्सीन। अब उसके अंदर दूसरा टॉपिक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज डायग्नोसिस, जिसमें हम डीएनए एंड आरएनए प्रोब डिस्कस करेंगे और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे। डीएनए एंड आरएनए प्रोब, बेटा इस डीएनए एंड आरएनए प्रोब को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इसे हम यूज करेंगे इन डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है, यानी डिजीज को पहचानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब होता क्या है? इसको हम डिफाइन करते हैं सिंपली, इट्स अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए प्रोब की बात करेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का, और अगर आरएनए प्रोब की बात करेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए का। अच्छा, अब इन्हें हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, इन्हें हम कैसे डिजाइन करते हैं? इन्हें हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये बाइंड हो सकते हैं डीएनए और आरएनए सीक्वेंस से। किसी भी डीएनए और आरएनए सीक्वेंस से ये बाइंड होंगे, और बाइंड होने के बाद उसमें एरर्स को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। उसमें एरर्स को क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। तो ये जब किसी भी डीएनए की सीक्वेंस से बाइंड होते हैं, किसी भी चीज के डीएनए की सीक्वेंस से बाइंड होते हैं, तो बाइंड होने के बाद उसकी सीक्वेंस में ऑल्टरेशन चेक करते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब चेंजेस चेक करते हैं। अब अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो समझ जाएं कि वो डीएनए नॉर्मल है। डीएनए नॉर्मल है, पर्सन नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका डीएनए ऑल्टर है, उसके डीएनए की सीक्वेंस में चेंजेस हैं, तो फिर जाहिर है उसको कोई ना कोई डिजीज है। अच्छा, अब जो आप डिटेक्शन करेंगे, अभी जो आप डिटेक्शन करेंगे, तो जाहिर है डिटेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? सैंपल। तो नॉर्मली डीएनए प्रॉब, आरएनए प्रॉब के लिए जो आप सैंपल लेते हैं, यानी डीएनए प्रॉब और आरएनए प्रॉब को किसके ऊपर चेक करें, तो इसका जो सैंपल है वो क्या क्या हो सकता है? इसका सैंपल ब्लड भी हो सकता है, मतलब ये ब्लड के डीएनए को भी चेक कर सकता है, यूरिन के डीएनए को भी चेक कर सकता है, और इसके अलावा कोई टिश्यू, कोई भी टिश्यू, बॉडी का कोई भी टिश्यू को चेक कर सकता है। नॉर्मली ब्लड और या यूरिन से हम चेक करते हैं क्योंकि उनके थ्रू चेक करना आसान है। सही है, इजीली पेशेंट को भी कन्वीनियंट रहता है, पेशेंट भी आराम से अपना सैंपल दे देता है। बाकी टिश्यूज पे थोड़ा सा जाहिर एक इन्वेसिव प्रोसेस है, तो तकलीफ दे अमल है। अच्छा, अब क्या है कि कौन कौन सी डिजीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं? हम इससे मेनली मेनली वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। इसके जरिए हम मेनली किसको डिटेक्ट करते हैं? वायरल इन्फेक्शन को। अब वो आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मली हम कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं? लेकिन डीएनए आरएनए प्रोब की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हम पीसीआर में भी इस्तेमाल करते हैं और भी कई सारे प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इसके जरिए हम वायरल इन्फेक्शन को मेनली डिटेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से? एचआईवी, ह्यूमन इम्यून वायरस को, हेपेटाइटिस बी एंड सी को, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा और कई सारे वायरसेस हैं, बट जाहिर है हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगता है कि डिटेक्शन हो गई है? हम क्या करते हैं? हम फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मार्कर इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? हम डीएनए या आरएनए प्रोब के अंदर या तो कोई फ्लोरेसेंट मिक्स कर देते हैं, या फिर कोई रेडियो एक्टिव मार्कर मिक्स कर देते हैं। तो अब जैसे ही एबनॉर्मल सीक्वेंस डिटेक्ट होती है, तो फ्लोरेसेंट क्या है? फ्लोरेसेंट एक चमकती हुई डाई होती है, ठीक है, यानी ग्लो।
तो जहां पर एरर आता है वो हिस्सा ग्लो करने लग जाता है। और रेडियो एक्टिव मार्कर की मतलब क्या होगा कि रेज आएंगी। तो हम डीएनए और आरएनए प्रोब में फ्लोरेसेंट या फिर रेडियो एक्टिव मार्कर मिक्स कर देते हैं। अगर फ्लोरेसेंट मार्कर मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जहां एरर होगा वो हिस्सा ग्लो करना शुरू कर देगा, चमकना शुरू हो जाएगा। और जहां पर या फिर जहां पर एरर है तो वहां पे एक काम और भी हो सकता है कि वहां से रेस रेडियो एक्टिव रेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन दोनों मैथड के थ्रू हम डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। मैं जरा आपको समराइज फॉर्म में एक दफा और बता दूं कि डीएनए और आरएनए प्रोब है क्या। इट्स सिंपली अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए या आरएनए का छोटा सा हिस्सा है जिसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये किसी भी डीएनए और आरएनए सीक्वेंस से बाइंड कर सके ताकि उसके एरर को डिटेक्ट कर सके। अब ये कहां कहां के सैंपल्स को डिटेक्ट कर सकता है, ये किसी भी ब्लड सैंपल को, किसी भी यूरिन के सैंपल को, या किसी भी टिश्यू के सैंपल को। यानी जिन पेशेंट में हमने देखना है कि वो बीमार हैं या नहीं, तो उनका या तो हम ब्लड लेंगे, या तो हम यूरिन लेंगे उनका, या फिर हम उनका कोई टिश्यू ले लेंगे और फिर हम उसमें इस डीएनए या आरएनए प्रोब को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो डीएनए और या आरएनए प्रोब क्या करेगा, डिजीज को डायग्नोस करेगा। कौन सी डिजीज को डायग्नोस करेगा, वायरल डिजीजेस को, जैसे एचआईवी, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस। ठीक है। कैसे डिटेक्ट करेगा, या तो उसमें चमक पैदा कर देगा और या फिर उसमें क्या करेगा, रेज इमिट आउट करना शुरू कर देगा। तो बेटा ये तो हमारा हो गया सब टॉपिक का एक हिस्सा। अब सब टॉपिक का हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कौन सा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। चलें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। बस एक वैक्सीन का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सब टॉपिक्स बहुत आसान और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पहली बात, ये मैन मेड होती हैं। दीज आर मैन मेड एंटीबॉडीज। मैन मेड एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि बेटा हम इसे लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर तैयार होती हैं, लेबोरेटरी के अंदर, यानी दीज आर लेबोरेटरियल एंटीबॉडीज। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, यानी दीज आर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज, ये नेचुरल नहीं है। वरना हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जो कि ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। बहरहाल ये मैन मेड एंटीबॉडीज है। दूसरी बात, इनका काम क्या है, इनका काम है डिजीज डायग्नोसिस। बट ये सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस नहीं, इवन इवन कि ये आपको ये भी बता देती हैं कि ब्लड के अंदर कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेडिसिन खाई, मैं देखना चाहता हूँ वो मेडिसिन कितने परसेंट मेरे ब्लड में गई, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपको ये वाली वैल्यू भी निकाल के दे देती है। तो डिजीज डायग्नोसिस, एक तो डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। दूसरी बात, डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ ड्रग, या जिसे आप मेडिसिन कह लें, इन ब्लड। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अक्सर करके बनती किस में है। तो देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक कॉम्बिनेशन से बनती हैं, एक कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। अब उस कॉम्बिनेशन के अंदर जाहिर है दो चीजें इस्तेमाल करते हैं हम। सबसे पहली चीज कौन सी है, पेनक्रियाटिक सेल ऑफ माइस, यानी चूहे के पेनक्रियास का सेल हम इस्तेमाल, सॉरी, चूहे के स्प्लीन का सेल हम किसको इस्तेमाल करते हैं, स्प्लीन का सेल। बेटा स्प्लीन उर्दू में किसको कहते हैं, तिल्ली को कहते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, स्प्लीन सेल ऑफ माइस। अच्छा, स्प्लीन सेल ऑफ माइस। अब दूसरी चीज हम क्या यूज करते हैं, दूसरी चीज हम यूज करते हैं माइलोमा सेल। माइलोमा सेल ह्यूमन का सेल है। ह्यूमन का कौन सा सेल है, कैंसरस सेल है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा जिस बी सेल के अंदर कैंसर हो जाए
तो यानी कैंसरस बी सेल को आप कहते हैं माइलोमा सेल्स। आपको पता है हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनाती हैं वो कौन बनाता है, बी सेल्स बनाती है ना। लेकिन अगर उन बी सेल्स में कैंसर हो जाए तो हम उसे कहते हैं माइलोमा सेल्स। यानी माइलोमा सेल्स एक नॉर्मल सेल नहीं है, बल्कि ये तो एबनॉर्मल सेल है, क्योंकि ये कैंसरस है, तो ये एक एबनॉर्मल सेल है। जबकि स्प्लीन का जो सेल है, स्प्लीन का जो सेल है माइस का, ये एक नॉर्मल सेल है। दोनों में फर्क समझ आ गया, एक है नॉर्मल सेल और एक है एबनॉर्मल सेल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस माइलोमा सेल को स्प्लीन के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, यानी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, इस वजह से इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग के लिए खास वर्ड इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा किसकी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, सेल की। दो सेलों को आपस में जोड़ रहे हो, एक इंसान के कैंसर का सेल है और एक चूहे के माइस का सेल है। देखें चूहे को बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, जैसे चूहे को स्कर्वी नहीं होती। इसका स्कर्वी क्या होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। चूहे को कभी भी स्कर्वी नहीं। तो एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, घोड़ा तो बहुत ही कम बीमार होता है। तो एनिमल का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, हमारी तो केयर करने के लिए लोग हैं ना। हमें तो सर्दी लगेगी तो हम रजाई में छुप जाएंगे, हमें तो गर्मी लगेगी हम एसी ऑन कर लेंगे, लेकिन बेचारे जानवर तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो बाहर आम जिंदगी गुजारते हैं। फिर भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। खैर, तो जो जानवर होते हैं भाई वो तो बाहर रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत स्ट्रांग। तो जानवर इतने आराम से बीमार नहीं होते। चूहा हो गया या हॉर्स हो गया, घोड़ा हो गया, ये ऑर्गेनिजम्स इतने आराम से बीमार नहीं होते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान के कैंसर का सेल, हम क्या कर रहे हैं, इंसान के कैंसर का सेल माइस के स्प्लीन में डाल रहे हैं, तिल्ली में। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो मिक्स कर रहे हैं, हम दो सेल्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सेल है वो कौन से सेल हैं, सोमैटिक सेल। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स। अब बॉडी में जो सेल्स होते हैं मुन्ने, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, क्या कहते हैं, जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स। और दूसरे कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है बेटा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, जो स्पर्म और ओवम बना रहे हैं, ये सेक्स सेल्स हैं। तो जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उसे हम सेक्स सेल्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं। और जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्स क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव। तो हमने क्या रिप्रोडक्शन वाले सेल्स मिलाए, नहीं, हमने तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलाए। भाई बी सेल्स क्या है, इम्यून सिस्टम का सेल है, तो इम्यून सिस्टम का रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना। स्प्लीन है माइस का, तो स्प्लीन का रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना। तो क्योंकि दोनों नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं मिक्सिंग ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि मिक्सिंग ऑफ सोमैटिक सेल। तो हम क्या करते हैं, देखें अब जरा इसको एक दफा समराइज करें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, इंसान की बनाई हुई एंटीबॉडीज है। किस लिए बनाते हैं, ताकि हम किसी भी बीमारी को डिटेक्ट कर सकें, किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ सकें, किसी भी केमिकल को ब्लड में, यूरिन में या किसी भी टिश्यू में डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, केमिकल का मतलब कोई मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि अल्कोहल कितना है हमारी ब्लड के अंदर, जो अल्कोहल लोग पीते हैं वो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे बनाया जाता है बेटा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाया जाता है दो सेल्स को मिक्स करके। क्योंकि हम दो सेल्स को मिक्स करके बना रहे हैं, इसलिए इसको बनाना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोमैटिक सेल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। और सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है भाई, नॉन रिप्रोडक्टिव। तो हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए मेथड क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स। अच्छा, अब कौन कौन से सेल्स होंगे, एक इंसान के बच्चे का कैंसर का सेल है, व्हाइट ब्लड सेल के कैंसर का सेल है, जिसे हम कहते हैं माइलोमा सेल। और दूसरी तरफ स्प्लीन, किसकी स्प्लीन, माइस की स्प्लीन। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। तो अब क्या होगा, ये जो माइस है, ये माइस एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडीज क्या करेगा, मैन्युफैक्चर। और ये जो एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चरिंग होगी, इस एंटीबॉडी मैन्युफैक्चरिंग की मदद से
हम क्या करेंगे, कैंसर को एक तो डायग्नोस करेंगे और डायग्नोसिस के साथ साथ हम उस कैंसर से फाइट भी कर सकते हैं। कौन से कैंसर से? माइलोमा कैंसर से। समझ आ रही बात? तो ये सिंपल सा एक मेथड है। और इसके अलावा जो है वो डिजीज डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, एक बात। किसी भी केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ना बेटा, उसमें एक बात और याद रख लो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम शो करते हैं MAB से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अगर कहीं पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं लिखा हुआ तो MAB लिखा होगा, तुम समझ जाना। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक काम के लिए और इस्तेमाल होती है, और वो काम क्या है? वो काम है पैट। ठीक है। अब पैट क्या होता है? भाई पैट एक रेडिएशन बेस्ड कैंसर स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। इसका मतलब हम शुआओं की मदद से कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैट। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस पैट का भी हिस्सा है। वो तो आपने पहले ही पढ़ा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम डिटेक्शन ऑफ कैंसर में यानी कैंसर डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। उस कैंसर डायग्नोसिस की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, पैट। ठीक है, बस आपने इसको नाम की हद तक आपने याद रखना है। अच्छा, पैट की मैं चले फुल फॉर्म भी आपको बताता हूँ। पैट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। वरना आपको पता है, अगर फैट में एक्सप्लेन करने पर आऊं तो मैं 4 घंटे 5 घंटे तो सिर्फ फैट पे लगा सकता हूँ। अच्छा, साथ ही साथ आप एक चीज और नोट कर लें अपने पास, कि इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की किसकी? डीएनए प्रॉप की। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए प्रॉप। तो हो सकता है पेपर में आपसे डीएनए या आरएनए प्रॉप की लेंथ पूछ ले। क्या पूछ ले? डीएनए या आरएनए प्रॉप की लेंथ। तो याद रखिएगा, इसकी जो लेंथ होती है वो 100 to 1000 बेसिस के बराबर होती है। नाइट्रोजनस बेसिस सुनी होंगी ना आपने, तो इसके अंदर 100 या 1000 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर हमने दूसरा सब टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हम अपना आखिरी सब टॉपिक कवर करेंगे, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। चले, अब हमारा तीसरा सब टॉपिक। अब हमारा तीसरा सब टॉपिक क्या है भाई? यानी कि सब टॉपिक 3। सब टॉपिक 3 है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्या है? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डिजीज ट्रीटमेंट। तो बेटा अब हमने इतना ये टॉपिक पढ़ लिया कि हम इस टॉपिक को बस बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे। कैसे जल्दी कवर कर लेंगे ये आप खुद ही समझ जाएंगे। तो बेटा 3 तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है वैक्सीन। ठीक है। अब वैक्सीन आप पढ़ चुके हैं, किन किन चीजों की वैक्सीन है भाई? आपने अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे नाम पढ़े, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जैसे पोलियो हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया। ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जहरीली भी आप अभी पढ़ चुके हैं। तो इसके दो हिस्से तो समझे हमने, बाकी टॉपिक्स में ही कवर कर लिए। तो ये अभी आपने पढ़ा, ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं? डिजीज को डायग्नोस करती हैं, उसे ठीक करती हैं। अब मेनली किस पे काम करता है? कैंसर पे काम करता है। ठीक है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस पे काम करता है, क्लोरोसिस पे काम करता है। तो बस आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पढ़ लिया, तो हम इसे मजीद डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरी चीज क्या है? रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिकम्बिनेंट डीएनए। अब क्या लिखा हुआ है? रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो डीएनए को आपने आपस में जोड़ दिया, और रिकम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब क्या है? दो प्रोटीन्स को आपने आपस में जोड़ दिया। इसके जरिए हम किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं भाई? इसके जरिए हम डायबिटीज, इसके जरिए हम ग्रोथ डेफिशिएंसी, यानी जिसमें ग्रोथ की कमी है, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ग्रोथ कम होती है, और एनीमिया।
यानी कि खून की कमी, एनीमिया कहते हैं ब्लड डेफिशिएंसी को। तो यहाँ पर हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर वाला पोर्शन क्या हो गया, एंड हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू एमडी कैट हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। चलें बेटा, अब आप इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, फिर आप इसका असेसमेंट दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।